दरमियान में आस्ता आस्ता जब एक्ट 74 को बहुत सारे हमारे कानूनी माहिरीन ने पढ़ना शुरू किया तो उसमें देखा कि ना तो इस एक्ट में आजाद कश्मीर असेंबली का कोई रोल बनता है मसला कश्मीर के ऊपर, ना जो माहिदा कराची है उसमें आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को कोई रोल उन्होंने दिया है, ना आजाद कश्मीर की हुकूमत का कोई रोल है, ना असेंबली का रोल है। तो जब ये सूरत नहीं, आजाद कश्मीर के अपने लोगों को कोई रोल नहीं बनता, तो ये जो माजरीन की 12 सीटें हैं इनका फिर क्या रोल बनता है? जो 4 लाख वोटर हैं वो ऐसी जगह बसते हैं, उनकी रिहायश ऐसी जगह है जहां पर आजाद कश्मीर की अदलिया किसी को तलब नहीं कर सकती, जहां पर आजाद कश्मीर की पुलिस किसी को जवाबदेह बनाने के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकती, जहां पर आजाद कश्मीर की हुकूमत अपना कोई कानून लागू नहीं कर सकती। यानी ये बिल्कुल उस हुदूद अरबे से बाहर है। ज्यादती ये है कि वो 12 मेंबरान असेंबली मुजफ्फराबाद बैठकर हमारे मेंबरान असेंबली के साथ मिलकर एक ऐसी कानून साजी करते हैं जो खुद उन पर लागू नहीं होती। दुनिया में कोई कानून ही नहीं बनता, ये कोई इंसाफ ही नहीं बनता, ये कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती। आजाद कश्मीर में साल 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हो सकी। 8 माह से या 7 माह से ये उधर खाली पड़ा हुआ है। अब वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक साहब क्या चाहते हैं, क्यों तैनाती नहीं कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तैयारी करनी होती है। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने मुलाजिमीन के कोटे के हवाले से जो है वो ये बड़ा सवाल है। ये जो पहले आप और मैंने डिस्कस किया माजिद की सीटों का, ये उससे रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बादल खाल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जो महाजिन की सीटें वो आजकल आज़ाद कश्मीर में मौजूद बहस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनका सबसे बड़ा मुतालबा है कि इन 12 सीटों को जो है ख़त्म किया जाए। इसके ऊपर मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, कुछ इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कुछ इसकी हमायत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो यकसबान है इसके ऊपर कि ये माजरीन की 12 सीटें जो ख़त्म होनी चाहिए। और ये ख़त्म क्यों होनी चाहिए, ये कब रखी गई थी, इस तमाम तर सूरत से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज़ अब्बासी साहब। एजाज़ अब्बासी साहब रोज़नामा सदाए चिनार के एडिटर हैं और सीनियर साफ़ी हैं। एजाज़ अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अब साहब, आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है और ख़ासकर अवामी एक्शन कमेटी के बाद एक बड़ा जो मुतालबा खुल के सामने आया है, जो महाजरीन की सीटें हैं उनका बड़ा मुतालबा ये है कि इसको ख़त्म किया जाए। अब हमारी बहुत सारे मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, नुमाइंदगान हैं, उनसे बात हुई। कुछ ने इसकी हिमायत की, किसी ने इसकी मुखालफत की। और बल्कि गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो सदर हैं चौधरी यासीन साहब, उनका एक बड़ा मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालफत की है कि महाजरीन की 12 सीटें जो हैं मुकीम जो पाकिस्तान में महाजरीन की 12 सीटें, तो इनको ख़त्म होना चाहिए। ये एक ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा टूल है। तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब, और अपने प्रोग्राम में बुलाने का भी शुक्रिया। बुनियादी तौर पर ये सीटें तकरीबन को 50-60 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले आप ये समझें 60 साल से भी ज़्यादा अरसा, आज़ाद कश्मीर में जब स्टेट काउंसिल के नाम से कि ये हमारी कानून साज असेंबली है, इसके मुतबादल इब्तिदा में एक स्टेट काउंसिल ईजाद हुई थी। अच्छा। उस वक्त इन सीटों को रखा गया था। 16 मेंबरान उसमें रखे गए थे आज़ाद कश्मीर से और 8 मेंबरान रखे गए थे माजरीन से। और चूंकि आज़ाद कश्मीर में आपको पता है 47 जब आज़ाद हुआ आज़ाद कश्मीर, तो उससे लेकर 10 साल तक आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर हुकूमत की निगरानी चौधरी गुलाम अब्बास की क़यादत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम एक कमेटी थी जो करती रही है। और चौधरी गुलाम अब्बास उसके सुप्रीम हेड थे। अच्छा। और उसी बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी सुप्रीम हेड रही है। तो ज़ाहिर है वो पार के थे और बहुत सारी बड़ी तादाद में जम्मू और वादी के मादीन आए हुए थे। मौलाना यूसुफ शाह साहब जो आज़ाद कश्मीर के मीरवाद यूसुफ शाह जो 2 बार आज़ाद कश्मीर के सदर रहे हैं, वो भी उससे सरपरस्त वाली कमेटी थी, उसका हिस्सा रहे हैं। और इसी तरह बड़े बड़े नामी ग्रामी माजरीन जो पार से आए थे। अब ज़ाहिर है चूंकि उस वक्त एक अबूरी दौर था और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अबूरी सेटअप था, लोगों का ख्याल, इसीलिए आपको पता है हमारा कैपिटल भी जंजाल हिल से मुजफ्फराबाद मुंतकिल हुआ था। और लोगों का ख्याल ये था कि ये बहुत जल्द एक रेफरेंडम हो जाएगा, रायशुमारी हो जाएगी और उसके बाद मुस्तकिल जो कि कैपिटल इसलिए होना था श्रीनगर में, और आरजी बुनियादों में मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया था। और ये सारा सेटअप भी आरजी था। सही। बहुत से लोगों को ये नहीं पता भाई साहब, जंजाल हिल कहाँ पे है? जंजाल हिल पलंदरी में है जी। और इब्तिदा में वहां पर वो बिल्कुल एक सेफ साउंड जगह थी, वहां पर रखा गया। अच्छा। आज़ाद कश्मीर का कैपिटल। और उसके बाद सरदार इब्राहिम साहब की क़यादत में जब हुकूमत बन गई तो उन्होंने फिर इसको मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया था। मुजफ्फराबाद इसलिए मुंतकिल किया था कि मुजफ्फराबाद चूंकि श्रीनगर के करीब है और गुजरगाह भी मुगल बादशाहों के दौर की इधर से ही थी, तो ख्याल लोगों का यही था कि जल्द रायशुमारी हो जाएगी और ये सारा कुछ सेटअप दोबारा अपने असल ठिकाने पर जो श्रीनगर है वो मुंतकिल हो जाएगा। तो इसलिए तो
अब उस दौर में ज़ाहिर है मसला कश्मीर और उसके साथ जुड़ने वाली बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से लोगों ने इस सेटअप को कबूल कर लिया। उसमें आईनी कानूनी चीजें किसी ने नहीं देखी। उस वक्त इज्तिमाइयत और उस वक्त कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। फिर 70 का एक्ट आया, उसमें भी हमारी पहली बार कानून साज असेंबली बनी, तो उसमें भी इन सीटों को एक्ट के अंदर सीटें नहीं रखी गई। उस एक्ट के साथ जो इलेक्शन ऑर्डिनेंस कायम किया गया उसमें इन सीटों को रखा गया। अच्छा। फिर वो सदारती एक्ट जो 70 का था उसको 1974 में पार्लिमानी एक्ट में बदला गया। तो पार्लिमानी एक्ट में फिर भी इन सीटों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, कानूनी कवर नहीं दिया गया, बल्कि उसके साथ जो इलेक्शन कराने वाला ऑर्डिनेंस था उस ऑर्डिनेंस के अंदर इन सीटों को शामिल करके तो एक अरसे तक आपको पता, उसके बाद फिर अभी 2018 तक चलता रहा सिलसिला। और दरमियान में किसी ने कोई इतराज नहीं किया चूंकि वो तहरीक आज़ादी के हवाले से ज़ाहिर कम हो रहा था। दरमियान में आस्ता आस्ता जब एक्ट 74 को बहुत सारे हमारे कानूनी माहिरीन ने पढ़ना शुरू किया तो उसमें देखा कि ना तो इस एक्ट में आज़ाद कश्मीर असेंबली का कोई रोल बनता है मसला कश्मीर के ऊपर, ना जो माहिदा कराची है उसमें आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को कोई रोल उन्हें दिया है, ना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का कोई रोल है, ना असेंबली का रोल है। तो जब ये सूरत-ए-हाल नहीं, आज़ाद कश्मीर के अपने लोगों को कोई रोल नहीं बनता, तो ये जो माजरीन की 12 सीटें हैं इनका फिर क्या रोल बनता है। उसके बाद इतराज हुआ और आपको शायद याद होगा 2017-18 में इनके खिलाफ आज़ाद कश्मीर हाईकोर्ट में केस भी आया था और बड़ी हद तक वो केस काफी आगे बढ़ गया था और इस बात का ख्याल था कि आज़ाद कश्मीर इन सीटों को कलअदम करार दे देगी, लेकिन बाद में किसी मसलत के तहत उनने वो जो वकला थे जिन्होंने केस किया था उनको मैनेज करके दबाव डाला गया या किस तरह मैनेज किया गया और वो केस वापस हो गया। और उसके बाद फिर 2018 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर में 13वीं तरमीम हुई है आज़ाद कश्मीर में, उस 13वीं तरमीम में पहली बार आज़ाद कश्मीर के एक्ट के अंदर जो 74 का एक्ट अबूरी एक्ट जिसको आप अबूरी आइन कहते हैं नाफज है, उसमें इन सीटों को शामिल कर दिएगा। उससे पहले आज तक ये सीटें एक्ट से बाहर एक ऑर्डिनेंस था उसके तहत चलती रही है। अच्छा। तो अब जब सूरत-ए-हाल ये बनी है, जब लोगों ने देखा, आज़ाद कश्मीर के आईनी माहिरीन ने देखा कि भाई ना तो आज़ाद कश्मीर असेंबली का कोई रोल है ना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का कोई रोल है, तो फिर जब आज़ाद कश्मीर असेंबली का रोल नहीं है तो माजरीन का क्या रोल बनता है। अलबत्ता ये बात तय है कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर से एक शख्स भी इस बात के खिलाफ नहीं है कि माजरीन की कश्मीरी शनाख्त कोई चैलेंज नहीं कर रहा। कश्मीरी शनाख्त की बुनियाद है स्टेट सर्टिफिकेट और कश्मीर के अंदर जो भी लोग यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर गए हैं या पार कश्मीर से आकर आज़ाद कश्मीर में बसे हैं या आज़ाद कश्मीर से जाकर पाकिस्तान में बसे हैं, जिसके पास भी स्टेट सर्टिफिकेट है, रायशुमारी के अंदर बिल्कुल ये वाज़ेह है कि पहले इन लोगों को अपने अपने इलाकों में जाकर सेटल किया जाएगा और उसके बाद ये रायशुमारी में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे और अपने इलाकों में वही सेटल होगा जिसके पास वो ये सबूत होगा कि वो अपना इलाका कश्मीर की हदूद के अंदर से, जम्मू की हदूद के अंदर से, लद्दाख की हदूद के अंदर से, गिलगित बल्तिस्तान की हदूद के अंदर से, आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर से छोड़कर पाकिस्तानी शहरों में वही लोग मुंतकिल होंगे और उनको कोई चैलेंज नहीं। जो एलिमेंट ये चाह रहे हैं कि ये सीटें खत्म ना हो, वो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि देखें जी ये तो इनकी शनाख्त खत्म हो जाएगी, ये हक रायदही के लिए फिर ये वोट नहीं दे सकेंगे। जिस तरह आपने फरमाया कि इसका सीटें खत्म होने से हक रायदही के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर सीटों का मसला कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रायशुमारी में उन लोगों ने वोट देना है और ये बिल्कुल ये जो UNCIP की करारदादें मंजूर है उनमें ये लिखा हुआ है कि रायशुमारी का जब वक्त आएगा तो एक प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर होगा और वो श्रीनगर की हुकूमत करेगी, वो मुजफ्फराबाद की हुकूमत नहीं करेगी। इंटरनेशनल बाशिंदा होगा, उसकी नामजदगी यूनाइटेड नेशन करेगा और उसका तकर्री का आर्डर जो है वो श्रीनगर की गवर्नमेंट जारी करेगी। और उसकी जो शराइत लिखी हुई है रायशुमारी की, उसमें लिखा हुआ है कि जितने डिस्प्लेस लोग अपने इलाके छोड़कर दूसरे इलाकों में गए हैं पहले उनको लाकर वापस अपने अपने जगहों पर आबाद किया जाएगा और उसके बाद रायशुमारी होगी। उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर किसी के पास कोई कश्मीरी होने का सबूत है, जम्मूवाल होने का सबूत है, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में बाशिंदा होने का सबूत है, तो उसको वोट के हक से बिल्कुल महरूम नहीं किया जा सकता। ये जो मुतालबा है अवामी एक्शन कमेटी का, ये बिल्कुल जायज वैलिड है। देखे ना, आज़ाद कश्मीर की यूनाइटेड नेशन में जब करारदाद पास हुई तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर यानी पाकिस्तान के जेरे कंट्रोल कश्मीर और भारत के जेरे कंट्रोल कश्मीर की हुकूमत को लोकल अथॉरिटी करा दी है। एक लोकल अथॉरिटी भारत के जेरे कंट्रोल, एक लोकल अथॉरिटी पाकिस्तान के जेरे कंट्रोल।
उस लोकल अथॉरिटी की ज्यूरिसडिक्शन है बिम्बर से लेकर नीलम तक। उस ज्यूरिसडिक्शन उसकी कराची तक नहीं बनती, उसकी यूएई तक नहीं बनती, उसकी बर्तानिया और कनाडा तक नहीं बनती। अब जब आपका जो आजाद कश्मीर के अंदर अदालती निजाम नाफज है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन भी कश्मीर के अंदर, उसकी ज्यूरिसडिक्शन भी मुजफ्फर नीलम से लेकर बिम्बर तक है। आजाद कश्मीर में जो हुकूमत है उसकी ज्यूरिसडिक्शन भी उधर ही है। आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ज्यूरिसडिक्शन भी 10 जिला पर है। आजाद कश्मीर के जितने इदारे हैं, एहतसाब के इदारे हैं, जवाबदेही वाले इदारे हैं, दूसरे तीसरे इदारे हैं, आजाद कश्मीर की जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका सारा का सारा जब एक दायरा मुतय्यन है और दायरा है आजाद कश्मीर के 10 जिला, तो फिर उसके हदूद से बाहर का क्या जवाब बनता है। अब देखें ना, 2018 में एक ऐसी आईनी तरमीम के जरिए इन सीटों को आजाद कश्मीर के 74 के एक्ट का हिस्सा बनाया गया है जो बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है, जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आपका कानून, आपका हुदूद अरबा, आपकी हुकूमत का ज्यूरिसडिक्शन, आपकी पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन ये बात कहता है कि वो तो उसका हुदूद अरबा 10 जिला पर मुश्तमिल है। 3 सीटों को उठाकर आपने पूरे पाकिस्तान में कराची तक फैला दिया है, जो आजाद कश्मीर के अंदर बसने वाले 40 लाख लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। और खिलाफ क्यों है? मसलन इन सीटों पर वोटों की तादाद है 4,02,000, टोटल मिला जुला कर को 7-7.5 लाख वोटर है या 6 लाख के करीब वोटर है। आजाद कश्मीर में वोटरों की तादाद है 29,50,000 और कुल आबादी तनासब यानी मतलब वो आदाद शुमार पिछले अरसे में जो आखिरी सेंसस हुआ था उसमें पेश किया गया था कि 40 लाख आबादी है। आप ये अंदाजा लगा लें कि 5 लाख बंदा जो 4 लाख वोटर हैं वो ऐसी जगह बसते हैं, उनकी रिहाइश ऐसी जगह है जहां पर आजाद कश्मीर की अदलिया किसी को तलब नहीं कर सकती, जहां पर आजाद कश्मीर की पुलिस किसी को जवाबदेह बनाने के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकती, जहां पर आजाद कश्मीर की हुकूमत अपना कोई कानून लागू नहीं कर सकती। यानी ये बिल्कुल उस हुदूद अरबे से बाहर हैं जो लोग जो वोट देते हैं। और अलमिया ये है कि माजीन सीटों से मुंतखब होने वाले लोग और उनके वोटर ऐसे इलाके में आबाद हैं जिन इलाके के ऊपर आजाद कश्मीर का कानून लागू नहीं होता। हत्ता कि जुल्म ज्यादती ये है कि वो 12 मेंबरान असम्बली मुजफ्फराबाद बैठकर हमारे मेंबरान असम्बली के साथ मिलकर एक ऐसी कानून साजी करते हैं जो खुद उन पर लागू नहीं होती, ना उन पर लागू होती है और ना उनके वोटरों पर लागू होती है। अब आप मुझे बताएं, दुनिया भर में कहीं आप मुझे बता दें किसी दुनिया के एक मुल्क में जो 206 ममालिक हैं, 196 हैं, कहीं कोई ऐसा हो दुनिया के हर मुल्क के बाशिंदे अपना इलाका छोड़कर बाहर हैं। हमारा 10 लाख लोग बर्तानिया में बैठे हुए हैं, 7-8 लोग यूरोप यूएई में बैठे हुए हैं, यूरोप में बड़ी तादाद में। खुद पाकिस्तान का 1.5 करोड़ बाशिंदा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद है। पाकिस्तान ने अभी तक अपने 1.5 करोड़ बाशिंदे को वोट का हक नहीं दिया। तो जब पाकिस्तान ने वोट का हक नहीं दिया तो आजाद कश्मीर के बाशिंदों को जो कि वहां से बाहर रहते हैं, श्रीनगर के बाशिंदे, गलगित के बाशिंदे, आजाद कश्मीर के, उनके लिए 12 सीटें आपने ऐसी जगह रख दी हैं और जो आजाद कश्मीर इनको फंड्स भी पूरे के पूरे मिलते हैं, सारे फंड्स मिलते हैं, सारे फंड्स मिलते हैं और फंड ऐसी जगह जाकर खर्च होते हैं जिन पर आजाद कश्मीर की कोई महकमा एंटी करप्शन, एहतसाब ब्यूरो, आजाद कश्मीर में करप्शन पकड़ने वाले इदारे बिल्कुल किसी बंदे को जाकर पकड़ नहीं सकते, जवाबदेही नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, हिसाब किताब पूछने की। अच्छा, ये जो लोग इसकी जवाब पेश करेंगे खत्म ना की जाए। गुज़श्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में आए थे मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर साहब। उन्होंने तो करागटिक इसकी जो है ना वो मुखालफत की है। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं दो टोक अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि ये सीटें खत्म नहीं हो सकती हैं, बल्कि राजा फारूक कादिर साहब ने भी आज़ाद कश्मीर कॉन्फ्रेंस असेंबली में एक तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा जी हमारी लाशों से गुजर के जो है ना ये लोग गुजरेंगे तो फिर ये। उस्मान ताहिर साहब, मैं थोड़ा फारूक कादिर साहब के हवाले से बात करूं। आपको याद होगा कि आजाद कश्मीर में इन सीटों के खिलाफ माहौल बनाने वाले राजा फारूक कादिर साहब हैं। पहली बार राजा फारूक कादिर साहब ने ये लोगों को इस बार ये बावर करवाया था कि आजाद कश्मीर के ऊपर ये बोझ हैं, ये सीटें बोझ हैं, इन सीटों को पहली बात ये खत्म कर देना चाहिए। अगर ये खत्म नहीं होता तो इन सीटों को आजाद कश्मीर असेंबली में बरकरार रखें मुतरासिब नुमाइंदगी के तहत। यानी जिस तरह हमारे यहाँ 5 खवातीन की सीटें और 3 टेक्नोक्रेट और वो उलमा शाह की सीटें हैं, उस तरह हमारे मेंबरान असेंबली वोट देकर उनको बनाते हैं, उसी तनासब के साथ आजाद कश्मीर की मुंतखब असेंबली वोट देकर इन 12 माजरीनी मेंबरान असेंबली मुंतखब करे। फिर जब ये फारूक कादिर साहब ने माहौल बनाया और उसके बाद मंजूर गिलानी साहब
जो खुद माजरीन की उसमें पार्क से हैं और वो आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने पे दर पे दर्जनों के हिसाब से कॉलम लिखे हैं और आईनी कानूनी मामलात आज़ाद कश्मीर के लोगों को ज्यादातर उन्होंने बावर करवाया है कि ये दुनिया में कोई कानून ही नहीं बनता, ये कोई इंसाफ ही नहीं बनता, ये कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती। देखें मैं फलस्तीन की मिसाल देता हूं। फलस्तीन के लाखों बाशिंदे दुनिया भर में आबाद हैं, सबसे बड़ी तादाद उनकी उर्दन में आबाद थी। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सुना है कि फलस्तीन के बाशिंदों को उर्दन में आकर उन्होंने सीटें दे दी हैं? ये जो हमारे साथ अफगानिस्तान है, 40 लाख से ज्यादा बाशिंदे ईरान और पाकिस्तान में आबाद रहे हैं। हमारा खुद कितने बड़ी तादाद में लोग बाहर के मुल्कों में, दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये मिसाल कायम की हो कि उनके बाशिंदे अपना मुल्क छोड़कर रोजगार के लिए या किसी वजह से बाहर चले गए तो उन्होंने उठाकर अपनी असेंबली की सीटें, नामजद सीटें हो सकती हैं। जिस तरह श्रीनगर में 24 सीटें उन्होंने रखी हुई है अपनी असेंबली में। मजे की बात यह है कि कोई लोगों को गलतफहमी होगी कि वो 24 सीटें उन्होंने उन लोगों के लिए रखी हुई हैं जो उनका इलाका छोड़कर आए हैं पाकिस्तान। बात ये नहीं है, उन्होंने वो 24 सीटें रखी हुई हैं उन इलाकों के लिए जो 47 में तकसीम होकर पाकिस्तान के जेर कंट्रोल आ गए हैं। वो है वादी कश्मीर का इलाका, मुजफ्फराबाद और उसके आसपास के इलाके जो वादी कश्मीर का हिस्सा है, और जम्मू का हिस्सा जो काटकर हमारे पास आ गया था वो है पुंछ का इलाका जिसमें आप और मैं रहते हैं, और मिरपुर का इलाका वो बुनियादी तौर पर, और गलगित बल्तिस्तान का इलाका जो पाकिस्तान के जेर कंट्रोल है। ये 24 सीटें उन्होंने इनके लिए रखी हुई है और खाली रखी हुई है। हालांकि पाकिस्तान से 1947 में वापस जाने वाले और उसके बाद पे दर पे बड़ी तादाद में वापस जाने वाले, और खुद श्रीनगर में 1988 के बाद जो शोरश बर्पा हुई थी, आजादी की जंग लड़ी जा रही थी, तो उसके बाद बड़ी तादाद में लोग, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं। क्या इंडिया में हिंदुस्तान के शहरों में आबाद कश्मीरियों के लिए वो सीटें रखी गई हैं? दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलती। तो पर आजाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए के जो बुनियादी राइट्स हैं, मैं समझता हूं ये मुतासर हैं, इन सीटों के से मुतासर हो रहे हैं। वो 25% मुजाहिदीन का कोटा उससे मुतासर हो रहे हैं। इनके पास एक बेहतरीन, अच्छा उस्मान तार से एक और बात बताऊं, ये जो कश्मीर हमारा है इसकी पोजीशन अफगानिस्तान या फलस्तीन की तरह नहीं थी। कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम है। एक कश्मीर है जो भारत के जेर कंट्रोल है, ये बेशतर लोग वहां से माजर होकर इस तरफ आए, लेकिन एक कश्मीर का हिस्सा वो है जिसको आप और मैं आजाद समझते हैं और खुद पाकिस्तान ये समझता है कि ये आजाद है। तो इन सारे लोगों के पास इस बात का ऑप्शन मौजूद था कि ये अपने उस इलाके से डिस्प्लेस होकर आए थे तो आजाद कश्मीर में आकर आबाद होते। ये आजाद कश्मीर में आबाद इन्होंने ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया अपनी मर्जी या बवजह जैसी मजबूरी के आलम में शायद पाकिस्तान गए, तो इनको चाहिए ये था कि अपने आप को आजाद कश्मीर के अंदर रजिस्टर्ड करवाकर अपनी कश्मीरी शनाख्त बरकरार रखते, स्टेट सर्टिफिकेट साथ रखकर। वो काम उन्होंने नहीं किया। तो अब भी उनकी कश्मीरी स्टेट सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उनकी कश्मीरी शनाख्त को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो अब भी बरकरार है। रायशुमारी में उनका वोट अब भी बरकरार है। बहस हो रही है कि श्रीनगर और जम्मू से आने वाले बाशिंदे क्या बाहर रहकर आजाद कश्मीर के रिहायशी न होने के बावजूद आजाद कश्मीर के लोगों के लिए कानून साजी कर सकते हैं, वहां फंड ले सकते हैं। एक बात और बताऊं, पाकिस्तान में बसने वाले जो माजरीन हैं ये 1951 और 1977 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत पाकिस्तान के शहरी हैं। इनको वो सारे राइट्स हासिल हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को, केपी के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को हासिल है। जबकि आजाद कश्मीर के अंदर रहने वाले बाशिंदे, वो लोग जो वहां से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आ गए, उनमें से कुछ लोगों ने शरीयत तो ले ली है, लेकिन उन्होंने आजाद कश्मीर की शरीयत बरकरार रखी है। बाकी आजाद कश्मीर के 10 अजला में मुस्तकिल रहने वाले बाशिंदों के पास पाकिस्तान की अभी तक शरीयत नहीं है। गोया कि इनको राइट ऑफ वोट, इनको अलग खिलाने का हक, इनको मुलाजमतों का कोटा, इनको दूसरी तीसरी सहूलतें, इनकी वेलफेयर का निजाम, इनकी टूटी बिजली खंबे की जिम्मेदारी सारी की सारी पंजाब की सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास है। लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर टूटी बिजली खंबे और वेलफेयर की सहूलतों का नाम पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों के पास नहीं है। सिर्फ आजाद कश्मीर की वो हुकूमत है जिसके करने की जिम्मेदारी है, जो वफाकी हुकूमत चलो उसको सपोर्ट करती है और कुछ चीजें अपनी जनरेट करती है। अब ये कहां का इंसाफ है कि पंजाब के अंदर बैठा बंदा पंजाब की हुकूमत से भी यानी मतलब सहूलतें ले, अपनी गलियां और टूटी बिजली खंबे के मसाइल हल करवाए, फेडरल गवर्नमेंट से कराए, और आजाद कश्मीर का राशि न होने के बावजूद
आजाद कश्मीर से फंड लाई, ये एक नाइंसाफी है जिसके खिलाफ बिल्कुल लोग हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये किसी माजिर भाई, जितने कश्मीरी पायर से हमारे सारे भाई हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। वो कश्मीरी हैं, वो हमसे ज्यादा जनमन कश्मीरी हैं, वो अहले ज़बान लोग हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि वो आजाद कश्मीर के रिहायशी नहीं है। वो अगर अब भी उनके पास ऑप्शन है, शाह गुलाम कादर साहब जिस तरह एक अरसे तक माजिन की सीटों पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं, अब उन्होंने मुजफ्फराबाद और नेलम में जाकर अपना वोट रजिस्टर करवाया और वहां के शहरी बनकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई शख्स उन पर एतराज नहीं कर सकता। इनके पास ये ऑप्शन है। इसलिए शाह गुलाम कादर साहब की बात में बताऊं कि वो उनका बुनियादी यही है कि ज़ाहिर है जो बंदा 1975 से लेकर आज तक ज़ाहिर है इन सीटों से मुस्तफीद हो रहा हो, तो वो कैसे इनकी मुखालफत कर सकता है। हालांकि उनको भी पता है इस बात का कि ये सीटें आईनी लिहाज से इनका कोई जवाब नहीं बनता, अल्लाह करे फंडामेंटल राइट के लिहाज जवाब नहीं बनता। अलबत्ता वो जवाब ये पेश करते हैं कि अगर ये जुड़े रहे लोग तो फिर देखिए, अगर सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट तक महदूद हो जाएंगे तो पे दर पे इनकी वोटर लिस्ट अपडेट नहीं होगी, तो कुछ लोग वोटर लिस्ट दिलचस्प नहीं लेंगे तो बाहर हो जाएंगे। ये इस तरह के खदशात हो सकता है, उनके बजाय हूं। लेकिन हम इस बात को नहीं, हम कहते हैं आजाद कश्मीर का जो महकमा रायशुमारी और वजारत मालियात बना हुआ है, उसका काम ही ये है कि माजीन बाशिंदे जो हैं, जो पाकिस्तानी इलाकों में बसते हैं, उनको स्टेट सर्टिफिकेट दें, उनके सारे काम करें, उनकी कश्मीरी शरारत बरकरार रखें और उनके सारे मसले के ऊपर नजर रखें। लेकिन आजाद कश्मीर के लोगों को जो कि उनका बुनियादी राइट बनता है, उस राइट में मुदाखलत के खिलाफ आजाद कश्मीर में माहौल है। मैं समझता हूं कि ये अल्टीमेटली आजाद कश्मीर असेंबली ने एक गैर आईनी शिक, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ एक शिक शामिल कर दी है, जो कोई कानून नहीं बनता कि आजाद कश्मीर असेंबली अपने आइन का हिस्सा इसको बनाती है। उसके तहत इन सीटों को कवर दे दिया है, जो अवामी दबाव में अल्टीमेटली इनको खत्म करना पड़ेगा। इनके पास रास्ता कोई नहीं है वो खत्म करने का। तो गवर्नमेंट अवामी इक़्तिदार में जो बैठे हैं वो तो कह रहे हैं जी कि हम किसी सूरत इसको खत्म नहीं करेंगे। उस्मान तार साहब उन्होंने पहले कब खत्म किया? उन्होंने आटा सस्ता किया अपनी मर्जी से, उन्होंने बिजली दी लोगों को, उन्होंने बहुत सारे। अब उनके देखे ना, अब जुल्म क्या 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 बयान करें। जब तक मसला कश्मीर पर आजाद कश्मीर की हुकूमतें और माजीन मिलकर काम करते हैं, किसी ने कोई इतराज नहीं किया। ये गैर मुल्की दौरे करते रहे हैं, ये आजाद कश्मीर में गाड़ियां इस्तेमाल करते रहे हैं, ये आजाद कश्मीर के फंड मुख्तस किए रखे हैं, इन्होंने बेस कैंप के लोगों नाम पर आजाद कश्मीर के लोगों को बुनियादी सुल्तों से महरूम रखा है। लोगों ने इतराज नहीं किया। लेकिन जब आप लोखा देखा, ना तहरीक आजादी आगे बढ़ रही है, ना माजीन के मसाइल हल हो रहे हैं, ना आजाद कश्मीर वालों के मसाइल हल हो रहे हैं। और ये हुकूमतों में अब तो जुल्म ज्यादती इन्होंने मुजफ्फराबाद में ये कर दी कि अपोजिशन का तस्वर भी इन्होंने खत्म कर दिया। सारी पार्टियां हुकूमत में बैठी हुई हैं और आजाद कश्मीर के एक वजीर को 1 करोड़ 80 लाख रुपया एक साल की तनख्वाह और मराद के पैसे मिलते हैं। अंदाजा क्यों वो मुखालफत करेंगे? वो तो नहीं करे, हालांकि दिल से चाहते हैं। जो यासीन साहब कल बयान सुना आपने, लंदन में उन्होंने 2 टोक कहा कि इन सीटों को खत्म होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं और चौधरी वजीर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे, तो हम एक असदुल्लाह साहब के पास गए और हमने जाकर उनको समझाया कि ये ब्लैकमेलिंग का हथियार है, इनको बंद करें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म मुझे बताएं। तो हमने कहा था अगर खत्म नहीं करना चाहते तो आप इनको इनडायरेक्ट कर लें, यानी बराह रास्त सिलेक्शन खत्म कर दें और इनडायरेक्ट जिस तरह मुतरासिल मानगी के तहत आजाद कश्मीर में खवातीन की सीटों का इलेक्शन होता है, उस तरह इन प्रकार रखें। यादा भाई साहब, बड़ा मुफस्सल जवाब जो है ना आपने दिया हमारे नाज़रीन। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जिनके इस हवाले से सवालात थे, वो काफ़ी उनका माइंड जो है वो क्लियर हो गया होगा। टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल मजीद गुफ्तगू की जा सकती है, आपको आगे भी तकलीफ देंगे। अगला जो अहम पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ी सी हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर में साल 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हो सकी। 8 माह से या 7 माह से ये उधर खाली पड़ा हुआ है। अब वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक साहब क्या चाहते हैं, क्यों तैनाती नहीं कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तैयारी करनी होती है। जब आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि राय फरार इख्तियार किया जा रहा है? ये नहीं, राय फरार बिल्कुल नहीं कर सकती है। हाँ। कैसे कर सकते हैं? हाँ, आपने जंगल की तरह मुल्क कानून, जंगल की तरह रियासत को चलाना है तो जो मर्जी करते रहे, लेकिन आईन और कानून में इस बात की बिल्कुल गुंजाइश मौजूद नहीं है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं तैनात कर सकते, तो 5 साल के बाद जो ड्यू इलेक्शन है वो भी नहीं हो सकते। कैसे? ये कैसे? इलेक्शन नहीं अपने टाइम पर होना है, आईनी होता है, तो इसको क्यों नहीं पूरा? बुनियादी बात यह है कि अनवर उल हक साहब के खिलाफ इनकी जो वजारत उज़्मा का इलेक्शन था उसके ऊपर एक सवाल उठा हुआ है। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट में इनके खिलाफ केस है। इनको इस बात का खतरा था। आईनी मारीन का मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल 2 टोक अगर अदालत ने इंसाफ की बुनियाद पर फैसला दिया तो 2 टोक इनके खिलाफ फैसला आएगा। उसमें यह राय पूछी गई है कि क्या कोई शख्स
एक आईनी ओहदे पर बैठे हुए दूसरे आईनी ओहदे का अलग से लड़ सकता है। आजाद कश्मीर का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है कि नहीं लड़ सकता। इनको पहले स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा देकर वजीर आजम का इलेक्शन लड़ना चाहिए था। इन्होंने स्पीकर होते हुए वजीर आजम का इलेक्शन लड़ा, जीता, तो हल्फ उठाने से पहले स्पीकर का से इस्तीफा दिया है। ये गैर कारगर है। इनको खतरा ये था कि मेरे खिलाफ कहीं फैसला आ जाएगा तो वो मैं थोड़ा सा चलो इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो वो गुलाम लोग करके कोई थोड़ा लेट कर देंगे, वो उसको देखे ना ये मेरा साहब के खिलाफ जो फैसला है वो भी आया। अब इसी दौरान इतला ये थी कि आजाद कश्मीर के हाईकोर्ट के जो रिटायर हैं चीफ जस्टिस साहब सदाकत राय साहब आलम, उनका बड़ा ब्राइट करियर है, बड़े ब्लंट आदमी हैं, बड़े दलेर आदमी हैं। हमें तो नहीं थी कि वो इस तरह इस केस को प्रोलॉन्ग करते। एक लाइन का फैसला था, 2 तारीखों पर सुनाया जा सकता था, लेकिन इसी दौरान इतलात आ रही थी कि उनके साथ इनकी कोई ज़ाहिर है वो चल रही है, मैनेज ये चीजें कि ज़ाहिर है इनको वो सहूलत देंगे और इनको अब इतला ये है, ये भी सुने अब इतला ये है होने के बाद इन्हीं को शायद चीफ इलेक्शन सुने ना अब इतला ये है कि अनवर इलाक साहब ने एक जो वो लिस्ट भेजी है उसमें सदाकत साहब का नाम शामिल है। लेकिन जिन लोगों ने आगे से तकरीर करनी है ना, तकरीर करने वाले और इनके बीच में एक और ताकतवर ग्रुप है, वो सदाकत साहब को नहीं लगाना चाहते। अच्छा, वो सदाकत साहब को नहीं लगाना चाहते, इसलिए उन्होंने जवाब ये पेश किया है कि चूंकि सदाकत साहब के रिटायरमेंट के बाद 2 साल सरकारी मुलाजमीन की जो मुद्दत होती है अगला किसी आईनी ओहदे के लिए वो पूरी नहीं है तो लिहाजा इनका नहीं हो सकता। वहां आकर गेम फंस गई है। अनवर इलाक साहब जोर मार रहे हैं कि मैंने वादा किया हुआ इन्हीं को लगाएं, वो कहते हैं ये लग नहीं सकते। हालांकि अगर वो लगाना चाहें तो आपको पता है सदर अनवर को जब इन्होंने लगाया था 2 दिन पहले फौज से रिटायर करके दूसरे दिन इनको सदर बना दिया था, तो एक ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, लेकिन वो लगाना ही नहीं चाहते। बुनियादी तौर पर ये बात फंसी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है आपको आजाद कश्मीर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का कोई ऑर्डर आपको नजर आ जाए। इलेक्शन होने वाले हमारे पास भाई साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आप शॉर्ट सा एक मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने मुलाजमीन के कोटे के हवाले से जो है ये बड़ा आम सवाल है। ये जो पहले आप और मैंने डिस्कस किया माजिन की सीटों का, ये उससे रिलेटेड है। इसमें वो 25% कोटा भी है जो पाकिस्तान में मुकीम माजरीन के लिए मुख्तस किया गया था मुलाजमतों में। बाद में वो ये सारा कलादम आजाद कश्मीर में इजला का जो कोटा और माजरीन के लिए जो 25% कोटा था उसमें से बाद में रिशफलिंग करके 6% कोटा दे दिया गया था 89 के बाद आने वाले माजरीन को, और 19% कोटा उन्हीं पुराने लोगों के लिए जो 1947 से 1999 तक आए थे। उन सब सारे कोटे को आजाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने कलादम करार दे दिया है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे सवालात हैं। अब कोटा तो कलादम करार दे दिया गया है, लेकिन क्या भर्तियों का जो आजाद कश्मीर में तरीकेकार निजाम है, क्या आजाद कश्मीर के अंदर आपने हर इलाके में एक तरह का यकसा मयारी तालीम दिया हुआ है? क्या रावलाकोट बैठे बच्चे का मुकाबला नीलम में बैठा या फारूक कोटे में बैठा है बिमर में बैठा बच्चा कर सकता है? पहले आपको यकसा निजाम तालीम देना होगा, अच्छा मयारी निजाम तालीम देना होगा, फिर आप आजाद कश्मीर के अंदर या किसी भी खित्ते में आप कोटा सिस्टम खत्म करके मेरिट बहाल करेंगे तो उसका कोई फायदा भी होगा। वरना होगा ये कि पाकिस्तानी कॉलेजों और स्कूलों से पढ़कर जाने वाले बच्चे आजाद कश्मीर के बच्चों को बीट करके वो मुलाजमत ले जाएंगे, और आजाद कश्मीर के अंदर जो 8000 तालीमी इदारा है उनसे फारग अल तहसील बच्चे इन मुलाजमतों से बिल्कुल महरूम रह जाएंगे। और एक और शोर शबा उठेगा, ये नासाफी हो गई। इसलिए अभी केस अदालत में है, उन्होंने अबूरी बुनियादों पर इसको मातल किया है। ख्याल ये है कि तफसीली फैसला जब आएगा तो अदालत इसको रिशफल कर सकती है। बहुत शुक्रिया एजाज भाई साहब। नाज़रीन, आज का ब्लॉग हमारा यहाँ तक, बड़ी तफसीली जवाब दिए एजाज भाई साहब ने। एजाज भाई साहब काफ़ी अरसे से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं और बड़ी महारत रखते हैं कश्मीर अमूर के ऊपर। उम्मीद है कि आपके जो अहम सवाल थे वो सारे नाज़रीन ने हमें भी फ़ोन करके ये कहा कि इसके जो जवाबात जो है ना किसी सूरत मुफस्सल जो है वो होने चाहिए। तो आज के व्लॉग में मुफस्सल तफसील जो पेश की गई इजाज़त भाई साहब की तरफ से वो इंशाअल्लाह ताला आप उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।